सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी प्यारे से बच्चों का नन्हे मुन्ने शिकारियों का स्वागत है। बेटा आज इस अजय को एक बार पहले आप यहाँ से हटा दीजिए। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो विशाल, कैसे हो भाई? सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं फटाफट से। आप सभी के साथ मिलकर आज हमें पढ़नी है प्यारी सी बात एडवर्ब के बारे में, है ना बेटा? एडवर्ब के बारे में हम लोगों को आज आपके साथ मिलकर बातें करनी है, पढ़ना है बहुत प्यार से। और हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर मेरे प्यारे दोस्तों पिछली क्लास की कुछ बात समझी थी, है ना? कुछ याद है आप लोगों को? नमस्कार भाई किट्टू, नमस्कार शुभम, रोशन, कैसे हैं सारे बच्चे? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार नमस्कार भाई नीतीश, हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोगों को आप सभी के साथ मिलकर एडवर्ब की इस प्यारी सी कहानी को आज आगे बढ़ाना है और एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब जैसी प्यारी प्यारी बातें हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर समझी हैं, अच्छे से पढ़ी हैं। दिनेश, नीतीश, पूजा जी, नमस्कार मेरे बच्चे। तो हम लोगों ने सारी बातें अच्छे से पढ़ी हैं, रिवाइज भी की हैं, ठीक है? आ जाइए बेटा, नमस्कार। चलिए 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 बेटा, आप ग्रेजुएट हैं तो आप सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं सूरज, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? चलें थोड़ा सा आगे। फाइन सर, आप चैप्टर के लास्ट तक मोहब्बत करा देते हैं, यही मेरा फर्ज है सुमित भाई, यही मेरा फर्ज है बेटा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें की हैं। आइए अब थोड़ी सी कहानी हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। हाईली दो प्यारे हमारे सामने शब्द हैं। अब मैं कुछ आज ऐसी एडवर्ब्स आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करूंगा जिन एडवर्ब्स के मीनिंग में फर्क होता है, पेपर में इनके फर्क आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है? एक एक करके ध्यान से समझते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है? देखिए मेरे बच्चों, हाई की अगर हम बात करते हैं तो हाई अपने आप में एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, ठीक है ना? एडजेक्टिव की तरह भी ये शब्द यूज होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। जब एडजेक्टिव की तरह हम इसकी बात कर रहे हैं, एडवर्ब की तरह हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एडवर्ब अपने आप में ये जब यूज होता है तो हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने आप में प्लेस की जानकारी भी देता है हमें, या फिर अगर हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की जानकारी भी हमें देता है, ठीक है ना? करेक्ट है, फाइन। और अगर हाई की हम बात करते हैं एडजेक्टिव की तरीके से तो ये डिग्री की बात करता है। कुल मिलाकर जब इसका हम प्रयोग करते हैं किसी भी लिखे वाक्य में तो कैसे प्रयोग करते हैं भाई? एडजेक्टिव की तरह अगर हम यूज करते हैं तो हम इस लिखे हुए शब्द का प्रयोग नाउन से ठीक पहले करते हैं, या फिर हम लोगों को इसी के लिए एक दूसरा पुराना फॉर्मेट तो याद है ही कि अगर सर लिंकिंग वर्ब हमारे सामने लिखी हुई हो तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में हम सिंपली हाई का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि नहीं? है ना? फिर दोस्तों दूसरी बात हमारे सामने आती है, अगर सर हम एडवर्ब की तरह इसका प्रयोग करते हैं तो एडवर्ब की तरह इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो किसी भी लिखी एक्शन वर्ब के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा? है ना? फाइन। हाईली की अगर हम बात करते हैं तो हाईली अपने में एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब की तरह से इसका अर्थ निकल कर आता है बहुत या ऊंचे स्तर का, ठीक है ना? बहुत या फिर ऊंचे स्तर का। और जब आप इसको सेंटेंस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये हमेशा एडजेक्टिव से पहले प्रयोग होता है। अब इसी चीज को समझने के लिए मैं कुछ वाक्य आपके सामने लिखूंगा। तनुजा, आप इन लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे भूपिंदर, और फिर आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट से। मेरे बच्चों 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, कॉन्सेप्चुअल आपके सामने ऊपर बात कर दी गई है। एक बार इन 5 सेंटेंसेस पर थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे। चलिए, ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम करती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम करती है, ठीक है ना जी? आपके सामने ये जो सीक्वेंसिंग दी गई ना, इन सीक्वेंसिंग को याद कर लो, फिर ये अपने आप ही समझ आ जाते हैं। शाबाश शुभम, भूपिंदर, वेरी गुड बेटा, करो कोशिश। गलत हो जाए टेंशन नहीं लेना, लेकिन कोशिश करो कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बनाएं, ठीक है बेटा? आंसर्स बनाने की कोशिश करें। चलिए तो आंसर्स मैं बना देता हूं। एम अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, इसीलिए हमने लिखा एम हाई, करेक्ट है? यहां पर अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार पहचाना जाए तो एक्शन वर्ब की वजह से ये हो गया एडवर्ब। शी इज ब्लैंक रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है, तो इसी का सर यहां पर हमें एडवर्ब लगाना पड़ा हाई। शी हैज ब्लैंक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर चिल्ड्रन, एक्सपेक्टेशंस अपने आप में क्या है? नाउन है, नाउन से पहले हम इस हाई का यहां पर यूज कर रहे हैं कैसे? एडजेक्टिव की तरह से। द मंकी क्लिम्ड ऑन द ट्री, सर यहां क्लिम्ड अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, क्लिम्ड को समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? एडवर्ब की। अगर आप सीरियस एनडीए जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाबू आपको उन एग्जाम्स में इनकी पहचान भी पूछी जाती है। आखिरी सवाल, आई एम ब्लैंक ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है, से पहले हमें एडवर्ब की जरूरत होगी, इसलिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ा? आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू हेल्प यू, ठीक है जी? करेक्ट हो गया बेटा? यहाँ तक की बात किया है प्रतिम, सुमित, संगम, ठीक है बेटा? आगे चले दोस्तों, चलो ऐसे ही कुछ शब्दों की मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। अब देखो बेटा, दो शब्द और आपके सामने आएंगे, एक हार्ड है हमारे सामने और एक शब्द है हमारे सामने हार्डली। एक एक करके सारी कहानी को समझते चलेंगे बेटा। जब हम हार्ड की बात करते हैं तो ये अपने में एडजेक्टिव की तरह यूज करता है, ठीक है ना जी? और इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? सख्त, या फिर जिसी को हम कहते हैं क्या चीज? कठोर, ठीक है ना जी? है ना? कभी कभी इसी का अर्थ हमें देखने को मिल जाता है क्या चीज? कठिन। अरे हाँ ना। अब दोस्तों अगर इनकी हम सीक्वेंसिंग की बात करें तो सीक्वेंसिंग क्या होती है? एक तरीका तो ये है कि इसे नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना दिया जाए, या फिर हम अगर कहने की कोशिश करें तो लिंकिंग वर्ब के बाद इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम पर यूज कर लें। आप जानते ही हैं लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? अब अगर इसी को हम ध्यान से समझें एडवर्ब की तरह से, अगर इसी को हम ध्यान से समझें एडवर्ब की तरह से, तो बाबू एडवर्ब की तरह से ये बन जाता है एडवर्ब हमारे सामने क्या बन जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है, ठीक है ना? ये बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना? अरे हाँ ना, जब कौन सा काम आप कैसे करते हैं, ठीक है ना? अब कैसे का जवाब आप कैसे कहते हैं, ठीक है ना? आप कहते हैं कठिनाई से, ठीक है ना जी? या फिर आप कहते हैं क्या? मेहनत से, कठोर परिश्रम से, ये इसकी हिंदी निकल जाती है। अब अगर आप इसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लिखने का काम करेंगे तो मेरे बच्चों एक्शन वर्ब के बाद, उल्टा कर दिया बेटा, हम यहाँ पर एक्शन वर्ब लिखेंगे पहले, हम एक्शन वर्ब के ठीक बाद हार्ड का प्रयोग करते हैं, तब ये एडवर्ब का काम करता है। ये भी बात अपने आप में सिंपल है, ठीक है? हार्डली अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आप सभी बच्चे लोग जानते हैं हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली के अपने आप में ही दो अर्थ निकल कर आते हैं। एक अर्थ हमारे सामने निकल कर आता है क्या चीज? नॉट नेगेटिव डिग्री। एक शब्द का अर्थ क्या निकल कर आता है? नेगेटिव डिग्री, ठीक है ना? यानी कि जिसकी हद अपने आप में नेगेटिव हो, ठीक है ना? और एक इसका अर्थ हमें समय की जानकारी देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्डली को हम कहने की कोशिश करते हैं स्केर्सली, या फिर इसी को आप क्या कह देते हैं? सेल्डम, या फिर आप इसी को क्या कह देते हैं? नॉट ऑफन, यानी कि जो चीज बार बार नहीं होती, ठीक है जी? करेक्ट है भाई?
तो अब अगर इन दोनों की हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों शब्द अपने आप में से कुछ और नहीं बनाते, एडवर्ब ही बनाकर चलते हैं। और ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद है, अगर हार्डली लिखे हुए सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है तो हमें नोट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसकी अरेंजमेंट हम कहां करते हैं? इसकी अरेंजमेंट हम हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं। इसकी अरेंजमेंट हम हमेशा कहां करते हैं? मेन वर्ब से पहले करते हैं। ठीक है जी। अब कुछ एक सवाल आपके सामने लिख दे रहा हूं, आप इनके आंसर्स बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे फटाफट से। बेटा बेयरली भी इसी कैटेगरी में है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये सारे एक ही अर्थ बताते हैं, जिसका मतलब होता है नॉट ऑफन, जो बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है। चलिए बेटा, अब क्वेश्चंस बनाने का काम करते हैं, ठीक है। एक एक करके सवालों के जवाब बनाएंगे बेटा, आ जाओ। शी वर्क्स, अब अगर हम ध्यान से समझेंगे, यहां पर लिखा है वह मेहनत करता है। एक्शन वर्ब के बाद हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी किस चीज की? एडवर्ब की। तो एडवर्ब की जगह हम क्या लिखेंगे? हार्ड, यानी कि वह कठोर मेहनत करता है, ठीक है ना जी। फाइन, अगर मैं इस वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब से पहले लिखने का काम करूंगा तो सर फिर मुझे मजबूरन किस में जाना पड़ेगा? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। अरे हाँ ना, राजदीप पूछ रहा है एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं क्या? हाँ बेटा, एल वाई वाले सारे एडवर्ब होते हैं बेटा। किसी के नाम अगर एल, किसी के पीछे एल वाई मिले, वो सब एडवर्ब होते हैं। आपके पड़ोस में अगर कोई लड़की रहती है ना जिसका नाम लिली है, तो उसको कह देना आप भी एडवर्ब है, ठीक है ना। हमारी पिछली क्लास की सारी मेहनत का गुड़ गोबर कर दिया राजदीप ने, बहुत बढ़िया राजदीप पांडे भाई, बहुत अच्छा इंसान है। पिछली क्लास का कतई कचरा कर दिया, गोबर कर दिया इस बच्चे ने, कह रहा सारे एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंसान है। रोहन डज नॉट हार्डली हैव पेशेंस, आप इस हार्डली को देखोगे तो खुद में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नोट को हटाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से हम सिंगुलर फॉर्म लेकर आएंगे, इसलिए भाई नेगेटिव के चक्कर में हमने क्या लिख दिया? हैज लिख दिया। करेक्ट है बेटा, हाँ कि ना। आगे चले बेटा, अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है? शी स्पीक्स हर, क्या लिखा? शी स्पेंड्स हर, वह खर्च करती है। क्या खर्च करती है? कमाया हुआ पैसा। कौन सा कमाया पैसा? जो उसने मेहनत से कमाया है ना। तो मेहनत से कमाया है, तो यहां पर हम इस हार्ड की अगर बात कर रहे हैं तो ये है अपने आप में एडवर्ब, जो इस कमाई के बारे में हमें बताने का काम कर रही है। करेक्ट है बेटा, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है बेटा, अगले सवाल पर आ जाते हैं बेटा। अगला सवाल हमारे सामने है ओल्ड वैल्यूज डाई। तो सर एक्शन वर्ब के बाद लिखने के लिए हमें हार्ड लिखना पड़ेगा, और सर एक्शन वर्ब से पहले लिखने का काम करेंगे तो सर हार्ड लिखना पड़ेगा। दोनों के फॉर्मेट आप सभी के सामने ऊपर लिख दिए हैं। अगर आपको कभी भी फुर्सत लगे तो इन दोनों के अर्थ में मुझे हिंदी का फर्क बता दीजिएगा। ओल्ड वैल्यूज डाई हार्ड, ओल्ड वैल्यूज हार्डली डाई, दोनों के अर्थ में क्या फर्क होता है? ठीक है जी, करेक्ट है। नेगेटिव डिग्री का मतलब होता है न के बराबर, नेगेटिव डिग्री का मतलब होता है बेटा न के बराबर, ठीक है। और हार्डली स्केर्सली नॉट ऑफन का मतलब क्या होता है? कभी कभार, यानी कि अगर आप देखोगे तो कभी हो गया, न के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए बेटा, अगले कुछ शब्दों पर काम कर लेते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे और भी कई सारे शब्द हैं बच्चों, आज आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें समझने को मिलेंगी। देखो, एक शब्द है हमारे सामने लाउड, एक शब्द है हमारे सामने लाउडली, एक शब्द है हमारे सामने अलाउड। इन तीनों का फर्क आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक एक करके समझने का काम करेंगे। लाउड अपने आप में एडजेक्टिव है, लाउड का मतलब क्या होता है? शोर, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं, लाउड का मतलब सिंपल क्या हो गया जी? जो शोर भरा है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले भी आ सकता है, लिंकिंग वर्ब के बाद भी आ सकता है। अब यही चीज मैं बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा यार, सीधी बात है, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाउड के साथ एलवाई जोड़ने की वजह से ये एडवर्ब बना। एडवर्ब बनने का मतलब क्या हो गया बंदर? इसका मतलब ये हो गया शोर भरा, ठीक है ना जी। अब दोनों का एक ही अर्थ हिंदी में लग रहा है, लेकिन दोनों क्वालिफाई किसको करते हैं? ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने कहता हूं छोटी सी बात, मैंने आपको कहा द म्यूजिक इज लाउड, तो यहां लाउड एडजेक्टिव किस वजह से हुआ? क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, करेक्ट है। अरे हाँ ना। आप इसी जैसा एक और वाक्य बना सकते हैं, आप कह सकते हैं आई डू नॉट लाइक लाउड म्यूजिक, ठीक है जी। आप ये भी कह सकते हैं आई डू नॉट लाइक लाउड म्यूजिक, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, है ना। राजदीप भाई कह रहा सॉरी सर बता दीजिए, बता तो दिया बेटा, बता दो, क्यों टेंशन ले रहा बेटा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इंग्लिश एक्यूमेंट कहां से परचेज करें आप? सर अमेजन से खरीद सकते हैं, ठीक है। फाइन, तो उसी के बारे में तो मेरे पास कोई इलाज ही नहीं बेटा। लाउडली अपने आप में एक एडवर्ब होती है जिसका मतलब होता है शोर भरा, यानी कि जिसमें बहुत सारा शोर हो, ठीक है। और जब भी आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना बेटा, ये अपने आप में हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होने वाली एडवर्ब होती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक इट व्हेन शी स्पोक लाउडली। स्पोक अपने में एक एक्शन वर्ब है, इसी के लिए एडवर्ब यूज हुआ। और क्योंकि वह बहुत शोर मचाते हुए बोल रही थी, इसलिए मैं उसकी बात को या उसके बोलने को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पा रहा था। अलाउड भी अपने आप में एक एडवर्ब ही होती है, अलाउड भी अपने आप में एडवर्ब होती है। अब इसका मतलब होता है ऊंची आवाज, क्या होगा? ऊंची आवाज, ठीक है। लेकिन ये जो ऊंची आवाज है पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंस का मतलब हमें समझ में आता है समथिंग दैट इज ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब जो सुना जा सके, ठीक है ना, जो सुना जा सके, है ना। जैसे मैंने क्या कहा, वी वर सिंगिंग अलाउड एंड द ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब जो श्रोतागण है, एंड द ऑडियंस क्लैप्ड, क्लैप का मतलब ताली बजाई, ठीक है। फर्क समझ आ गया बेटा? करेक्ट है। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी होंगी, करेक्ट है ना। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपके सामने दो तीन वाक्य लिख रहा हूं, जरा फिट करके दिखाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बेटा तीनों के आंसर्स बनाओ फटाफट से, चलो तीनों के आंसर्स बनाकर दिखाओ, चलिए चलिए। आज बहुत सारे ऐसे शब्दों के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है जी।
अब अगर हम सवाल को ध्यान से समझने का काम करते हैं बेटा, द टीचर स्कोल्डेड, टीचर ने क्यों डांटा? टीचर ने इसलिए डांटा क्योंकि वो कैसे बात कर रहे थे, आप कहीं शोर भरी आवाज में बात कर रहे थे, नेगेटिव सेंस है, इसलिए डांटने का मीनिंग समझ में आ गया, क्या लगा देंगे, लाउडली। अब टीचर कह रहा है कि भाई साहब तुम्हें बोलना है, इतना ऊंची आवाज में बोलना जितना ऑडिबल हो, पॉजिटिव सेंस में ऊंची आवाज में बोलो ना ताकि सुने, इसीलिए आप लोग यहां क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल है व्हाट अ ब्लैंक एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आप क्या यूज करेंगे बेटा, आप कहेंगे सर जी नाउन से पहले तो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो लाउड हो गया। अब डायरेक्ट और डायरेक्टली के फर्क को समझने का काम करेंगे। देखिए बच्चों, जब डायरेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपेज। डायरेक्ट को ध्यान से समझने का काम कीजिएगा, ये अपने आप में एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, समझ रहे हैं। जब डायरेक्ट एडजेक्टिव की तरह समझते हैं तो इसका मतलब होता है सीधा, और अंग्रेजी भाषा में सीधा का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक। एडवर्ब की भी अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब भी हो गया सीधा। अब सीधा का मतलब हमें अंग्रेजी में समझ में आता है क्या चीज, विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके, ठीक है जी, है ना। अगर डायरेक्टली की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है जिसका हिंदी का अर्थ निकल कर आता है तुरंत, और इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, इंस्टेंटली। अब मैं आपके सामने दो वाक्य लिख रहा हूं, जरा अपने आंसर फिट करके दिखाओ। कानपुर से कौन कौन है, कानपुर से कौन कौन सज्जन है, आंसर बना के दिखाओ चलो बेटा। चलिए बेटा दोनों आंसर फटाफट से बनाकर दिखाएं। चलिए बेटा, अब अगर हम दोनों के आंसर्स बनाते हैं, द ट्रेन रीचेस कानपुर एट 5 PM, तो आप यहां क्या कहना चाहेंगे, ट्रेन का निकलना बिना किसी और स्टेशन पर रुके वह कहां, सीधा कानपुर पहुंचती है, तो यहां पर हमें इसी मजबूरन क्या लिखना पड़ा, डायरेक्ट। अगर आपको कोई जरूरत हो तो तुरंत मेरे पास फोन करना, इसी तुरंत को बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली, ठीक है जी, क्या यूज करेंगे भाई, डायरेक्टली। तो आप लोगों के सामने ऐसे शब्दों का फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। आज बहुत सारे ऐसे शब्द मुझे आप लोगों को बताने हैं, धीरे धीरे मेरे बच्चों मेरे साथ पढ़ते जाओ और इनके फर्क को जानते जाओ। लेट, लेटेस्ट, लेटली, ऑफ लेट, इन सभी शब्दों के फर्क को समझने का काम करेंगे। लेट अपने आप में एडजेक्टिव भी है, लेट अपने आप में एडवर्ब भी है, ठीक है ना जी। इन दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं, इन दोनों का अर्थ होता है देर से, ठीक है ना जी, या समय के बाद, जो समय आपने किसी को दिया है उस समय के बाद, ठीक है ना, देर से या फिर समय के बाद। एडजेक्टिव है, आप लोग जानते हैं, एडजेक्टिव होने का मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद या नाउन से पहले, और एडवर्ब का मतलब किसी भी वर्ब के बाद, ठीक है ना। चलो सामने ही इनका उदाहरण में लिख देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने कहा ही केम लेट, बेटा इस पहले लिखे वाक्य में लेट कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह से, बताओ बेटा, एडजेक्टिव की तरह से या एडवर्ब की तरह से बताओ, पहले वाक्य में, ठीक है ना। दूसरे वाक्य में आपके सामने कहा ही इज लेट, बताओ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, एडवर्ब की तरह। तीसरा एक और एग्जांपल मैंने कहा she noticed the late replies, बताओ बेटा ये लेट कैसे यूज हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, जब लेटेस्ट की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या समझ में आता है, रिसेंट का मतलब होता है जो अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है जी, जो इसका अर्थ होता है जो हाल ही में हुआ। जैसे अगर मैं कहूं द लेटेस्ट प्रोजेक्ट वॉज पोस्टपोन्ड, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहां पर लेटेस्ट कहने का मतलब ये समझाया कि जो अभी हाल फिलहाल हुआ है, रिसेंट हमारे सामने हुआ है, ठीक है बेटा। अगर ध्यान से देखेंगे एक्शन वर्ब की वजह से ये एडवर्ब हुआ, लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव हुआ, यहां हमारे सामने इस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए एडजेक्टिव हुआ, ठीक है बेटा। अब सारे शब्दों को पहचानना सीख जाओ, सारे शब्दों को पहचानना जल्दी सीख जाओ, ठीक है ना, करेक्ट, एकदम से पहचानना सीख जाओगे मजा आ जाएगा, करेक्ट। अब यहां हमारे सामने प्रोजेक्ट क्या है, नाउन है, से पहले एडजेक्टिव हो गया, बात ही खत्म, चुन्नू सा सवाल था सर जी। अगर हम लेटली की बात कर रहे हैं तो लेटली अपने आप में एडजेक्टिव नहीं है, लेटली और ऑफ लेट दोनों ही एक ही अर्थ बनाते हैं, एडवर्ब, और एडवर्ब होने का मतलब हमें समझ में आ गया क्या चीज, रिसेंटली, ये भी अपने आप में हाल ही में जो हुआ उसकी जानकारी हमें देता है, ठीक है। और जब हम रिसेंटली की बात करते हैं, लेटली की बात करते हैं, तो इसको हम अधिकतर यूज करने की कोशिश करते हैं कौन से टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। उदाहरण देखो आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है ना, उदाहरण आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है बेटा। शी हैज फिनिश्ड हर मील्स रिसेंटली, ठीक है जी। अब रिसेंटली को ही आप चाहे तो यहां पर लेटली कह लीजिएगा, ठीक है ना जी, फाइन। ऑफ लेट कह लीजिएगा, हालांकि ऑफ लेट जब हम लिखते हैं तो उसे अधिकतर हम सेंटेंस की शुरुआत में भी लिख देते हैं, ठीक है ना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा ऑफ लेट दे हैव बोर्डेड द फ्लाइट टू, कहाँ आना है, चलो पटना चलते हैं आज सारे बच्चों के पास, ठीक है बेटा, यानी कि हाल ही में उन्होंने अभी फ्लाइट पकड़ी है पटना जाने के लिए, ठीक है भाई। संगम, प्रतिम, तनुज, आर्या, पूजा, समझ आ रहा है बेटा, शुभम, ठीक है। चलो बेटा, ऐसे ऐसे शब्दों की आज आप लोगों को बहुत सारे शब्दों की मैं जानकारी दूंगा, मजे से पढ़िएगा, ठीक है। अलोन, लोनली, ठीक है। चलो पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं आपको, फिट करके दिखाएं फटाफट से। फिट करके दिखाओ आंसर, ठीक है ना। चलो चलो पहले इनके आंसर फिट करके दिखाओ, मैं डिफरेंस बताऊंगा फिर उसके बाद। ना 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 ना। अलोन की अगर हम बात करते हैं तो अलोन एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसके बाद हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है जी। एडजेक्टिव में याद आएगा आप लोगों को, ठीक है ना जी। इसके बाद हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना जी। शाब्दिक अर्थ इसका अर्थ निकलकर आता है अकेला। अगर मैं इसको साधारण तरीके से समझने की कोशिश करूं तो इसका अर्थ निकलकर आता है क्या, एब्सेंस ऑफ कंपनी। इसका अर्थ क्या निकलकर आता है, एब्सेंस ऑफ कंपनी, ठीक है ना, यानी कि जब आपके पास कोई साथी ना हो, कोई संगत ना हो,
ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं, ठीक है, अकेले जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है ना, भाई है ना, बहन है ना, कोई दोस्त है, आप अकेले टक 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 जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं बेटा क्या चीज, अलोन, एब्सेंस ऑफ कंपनी, कोई साथ ना होना, संगत ना होना। लेकिन अगर लोनली की हम बात कर रहे हैं तो लोनली भी अपने में एडजेक्टिव ही होता है। लोनली का मतलब होता है फीलिंग, ये एक एहसास होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन, फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है। अब इसका अर्थ ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका अर्थ ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए यहां पर है एक आपका कोई दोस्त, ये हो गया उसका मुंह उतरा हुआ, ठीक है ना जी, आप यहां पर खड़े हैं, चलो आपकी थोड़ी सी फिजिकल ठीक कर देते हैं, आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना। अब आपके होने के बावजूद ये इंसान मुस्कुरा नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये इंसान अपने आप में क्या है, आप कहेंगे इस इंसान के जीवन में अकेलापन है। ये इंसान अपने आप में कैसा फील कर रहा है, आप कहेंगे सर उदास महसूस कर रहा है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये अपने आप में क्या महसूस कर रहा है, खालीपन महसूस कर रहा है। भले ही इसके साथ कोई हो लेकिन फिर भी क्या महसूस कर रहा है, तो लुट गए, हाँ लुट गए। वह घर पर कौन है, अकेली है, तो यहां पर हमें अलोन ही कहना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ कंपनी, कोई और नहीं है घर पर, सिर्फ एक अकेला वो इंसान है। शी इज फीलिंग, जब बात फीलिंग की होती है ना, भले ही उसके पापा उसके साथ हैं लेकिन महसूस किया जा रहा है, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं लोनली। ठीक है। अब तीसरे सेंटेंस का आंसर आप मुझे बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा अपना प्यारा सा चेला। ठीक है जी, तीसरे का आंसर आप सोच के मुझे बता दो, हम तुमको मान जाएगा अपना प्यारा सा चेला। ठीक है भाई, चलो बाबू बताए फटाफट से। शेखर इज क्वाइट ऑलमोस्ट दीस डेज, आप ध्यान से समझने का काम करना। ठीक है, अगर यहां पर हमें क्वाइट और ऑलमोस्ट साथ दिया गया तो आप कहोगे सर ये तो सुपर फ्लो से हम पहले से ही जानते हैं, ये तो सुपर फ्लो से तो पहले से ही हम जानते हैं। अब ये वाली बात किसी बच्चे ने नहीं पकड़ी, इसका मतलब पिछली क्लास रिवाइज नहीं करके आए हैं। ए आकाश, आज तुम पीले वाली गाड़ी निकालो बे, मुक्के मार के बेहोश करेंगे कई बच्चों को, ध्यान से क्वेश्चन नहीं ना पढ़ रहे हैं भाई। तो क्वाइट का मतलब क्या समझ में आ रहा है, कंप्लीटली, पूरी तरह से। अब पूरी तरह से क्या है सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके आसपास कोई दूर दूर तक इंसान दिखाई ना दे। समझने की कोशिश करें, लोनली अपने आप में एक एहसास होता है कि भीड़ में ही भले हो लेकिन फिर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन अलोन का मतलब है कि आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप चांद पे चले जाओ तो आप अलोन घोषित हो सकते हो, लेकिन धरती पर तो आसपास कोई ना कोई तो मंडराता मिलेगा। ठीक है भाई, हाँ कि ना बेटा, पानी ला दीजिए। तो आप यहाँ क्या कहोगे साहब, आप कहेंगे सर लोनली ही कहेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, आजकल हमने शेखर को देखा है कि वो पूरी तरह से क्या है, अकेलापन महसूस कर रहा है। अब जिन जिन बच्चों का आंसर सही है वो बजाओ ताली, मिलेगी उनको सुंदर घर वाली। ठीक है भाई, और जिनका आंसर ठीक नहीं है वो जल्दी से उतार लो जूता, क्योंकि नाक पे लगने वाला है उनको मुक्का। अब अगले शब्द पर आ रहे हैं, ऑलरेडी, ऑलरेडी। ठीक है ना, जब इन दोनों के फर्क को हम समझेंगे, ठीक है ना, जब इसको हम अगर कहने की कोशिश करते हैं, ऑल का मतलब सब और रेडी का मतलब तैयार है ना, इसका मतलब सब पूरी तरह तैयार है, सब पूरी तरह। ठीक है ना जी, है ना, पूरी की स्पेलिंग ऐसे कर लीजिएगा भाई, है ना, पूरी की स्पेलिंग ठीक कर देता हूं भाई। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, समझ आ गया भाई। अगर ऑलरेडी की हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी का मतलब जो आपने काम पहले से ही कर लिया, जो काम पहले से ही हुआ है। ठीक है जी, दोनों के बारे में अगर हम फर्क समझने का काम करें तो इस ऑलरेडी पहले को हम यूज करते हैं कैसे, एडजेक्टिव की तरह से, दूसरे को हम कैसे यूज करते हैं, एडवर्ब की तरह से। ठीक है ना जी, उदाहरण के लिए दो सवाल लिख रहा हूं, आंसर बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना, चलो बेटा दोनों के आंसर्स बना दीजिए। चलिए बेटा, अजय बेटा एक क्वेश्चन का तो आंसर बता दो। आपकी जब क्लास शुरू होती है आप इतनी नमस्ते करते रहते हो, कम से कम 50 मैसेज कर देता है, सर नमस्ते, राम राम भाई, राम राम सर, कैसे हो सर, जय हिंद सर, ये सर वो सर। पढ़ाई में बिल्कुल एक आंसर नहीं देता ये लड़का, देख रहे हो क्या होगा ऐसे बच्चे का। मैं तो कई बार ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि ये बस कमेंट करने के लिए, अपना नाम बुलवाने के लिए इतनी हरकत करता है, क्वेश्चन का एक आंसर नहीं देता। बता बेटा कैसे चलेगा तेरा जीवन भाई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। शी फाउंड द पैकेज आइटम्स, यानी कि सारे के सारे जो पैकेज आइटम्स हैं वो क्या है, पूरी तरह से, है ना, तो आप क्या कहेंगे, ऑलरेडी। ठीक है, अब ये ऑलरेडी अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, आइटम्स के लिए। ठीक है ना, आइटम्स उसे कैसे पाए हैं, सारे के सारे पूरी तरह से तैयार, ये अपने आप में आइटम्स नाउन है। शी हैज ब्लैंक पैक्ड ऑल द, उसने पहले से ही सारे के सारे आइटम्स तैयार कर लिए हैं, तो इस मामले में हम ऑलरेडी की स्पेलिंग ये रखेंगे। अब ऑलरेडी के बारे में एक बात मैं आपको और बता देता हूं बेटा, ऑलरेडी को हम ज्यादातर परफेक्ट टेंसेस में ही यूज करते हैं। दूसरी बात, इसका जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ ही इसका हम प्रयोग करते हैं। ये दो बातें भी आप याद रख लीजिएगा, ये दो बातें भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए थोड़ा सा आगे। अब देखो बिल्कुल यही जो फर्क है ना बाबू, बिल्कुल यही जो फर्क है, इसी परिवार के दो शब्द और आपके सामने हैं, ऑल टुगेदर। खुद से इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ऑल टुगेदर। ठीक है जी, अब खुद से इनका फर्क समझने की कोशिश करो फटाफट से, खुद से समझने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ, अपने आप से ही समझ में आएगा। सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, ठीक है, ही फाउंड द मेंबर्स। खुद से आंसर बनाओ, अपने आप ही समझ आएगा धीरे धीरे। पहली बार कोई चीज सीख रहे हो ना, तो पहली बार सीखने में अजीब लगता है, इसी चीज को जब रिवाइज करोगे अपने आप चीजें फिर धीरे धीरे आपको खूबसूरत तरीके से समझ आएंगी। बताओ बेटा इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है, क्या इनका डिफरेंस हो सकता है। जब हम ऑल और टुगेदर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सब एक साथ, सब एक साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एडजेक्टिव है। जब इस ऑल टुगेदर की हम बात करते हैं तो ऑल टुगेदर अपने आप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब है, जिसका अर्थ है पूरी तरह से, कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है जी, आप इसे ऊपर वाले ऑल टुगेदर को सर एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इसको एडवर्ब की तरह मुझे लिखना है तो मैं कह सकता हूं दे केम ऑल टुगेदर। तो अब इस ऑल टुगेदर का मतलब अगर आपसे सीरियस एनडीए के पेपर में पूछ लिया जाए ये अपने आप में क्या है, तो आप कहोगे सर लिखी हुई इस इंट्रांजिटिव वर्ब का हाउ से आंसर दे रहा है कि वो कैसे आए हैं, सब इकट्ठे मिलकर आए हैं। कैसे आए हैं साहब, सब इकट्ठे मिलकर आए हैं, तो सब इकट्ठे मिलकर आए हैं आपके सामने। ठीक है जी, है ना। अब यहाँ हमारे सामने क्या लिखा है, ही इज ब्लैंक सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। आप क्या कहेंगे भाई, आप कहेंगे वह इंसान पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। तो आप यहाँ पर इसी की वजह से पूरी तरह के लिए क्या यूज करेंगे, ऑल टुगेदर। ही फाउंड द मेंबर्स ऑल टुगेदर। अब यहाँ ऑल टुगेदर की अगर बात कर रहे हैं आप, तो बेटे इस ऑल टुगेदर का यूज किसके लिए हुआ है, आप कहेंगे सर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, मेंबर्स को, जो कि एक नाउन है, इसे क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी, करेक्ट है।
शुभम भाई कह रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन वोकैब्युलरीज। वोकैब्युलरीज में वर्ड्स का जिक्र है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझानी भी तो जरूरी है ना बेटा, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी समझाने के लिए जरूरी है, ठीक है बेटा, फाइन। अब अगर मैं ऑल राइट की बात कर लूं, तो ऑल राइट और ऑल राइट दोनों अपने आप में एक ही होते हैं, जिनका मतलब होता है ओके। ओके का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में पूरी तरह से ठीक है, फाइन। पेपर में अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर पेपर में ऑल राइट पूछा जाए, तो ये आप लोगों को इग्नोर करना है, पेपर के अकॉर्डिंग ये वाला ही आप लोगों को सही मार्क करना है, ठीक है ना, इनका मतलब होता है ओके। बोलचाल की भाषा में ही यूज होते हैं बेटा, बोलचाल की भाषा में ही ये शब्द आपके लिए यूज होते हैं, करेक्ट, फाइन। आगे चले बच्चों थोड़ा सा, ठीक है, आओ बेटा थोड़ा इन दोनों के फर्क समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, सम के बारे में आप लोग जानते हैं कि सम अपने आप में सिर्फ एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना जी, और ये अपने आप में ऐसा एक एडजेक्टिव है जिसके साथ हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन कैसा भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, किसी भी तरह का नाउन हो सकता है, ठीक है ना बेटा, किसी भी तरह का नाउन हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। सम अपने आप में सिर्फ एक एडजेक्टिव है, जबकि सम के साथ व्हाट अगर हम जोड़ते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, ये अपने आप में एडवर्ब होता है, ठीक है ना। और समवट किसके बाद यूज होता है, हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है, ठीक है ना। दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुछ होता है, ठीक है। विवेक भाई बेटा क्या समझ नहीं आ रहा मेरे को ये बता, मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, अपने आंसर फिट करके दिखा, चल मेरे बच्चे, ठीक है ना। बना बेटा आंसर बना के दिखा। समझ तो बेटा उन्हीं बच्चों को नहीं आ रहा है जो बच्चे पिछली क्लास नहीं पढ़कर आए हैं। जिन भाइयों ने पिछली क्लास पढ़ी है, पढ़कर आए हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है बेटा, जो नहीं पढ़ के आए उनको थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी आएगी भाई, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी बेटा, अपनी रिवीजन करो, पढ़कर आओ। अब जैसे भाई ने थोड़ी देर पहले कह रहा था, क्या कह रहा था, एक भाई नहीं कह रहा थोड़ी देर पहले, सारे एलवाई वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो भाई उसका जवाब ही नहीं मिलता है ना बेटा ऐसे तो। इसी शब्द का हम प्रयोग एडजेक्टिव से पहले भी करते हैं, ठीक है। आपके पेपर में ये फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, एरर में, इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं। इन शब्दों का फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए, इन शब्दों को लेकर परेशानी आपके पेपर में दी जाती है। ही नीडेड हेल्प, हेल्प क्या है भाई, नाउन है, नाउन से पहले लगा दिया। आई वाज कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, समवट, जो कि अपने आप में एक एडवर्ब है। शी सीम्स एंग्री विद मी, एंग्री क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, समवट, है ना, इजी हो गया। थैंक यू विनीत कुमार भाई। विवेक कह रहा आपको बुरा लगेगा, मेरे को क्यों बुरा लगेगा भाई, कैसी बात कर रहा है मेरे लल्ला, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं तो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। एक आप मुझे एक छोटी सी बात सोच के बताओ विवेक भाई, अगर आप अपनी पिछली क्लास देखकर नहीं आओ और आज आकर मुझे ये कहो कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मेरे पास इस बात का क्या जवाब होगा, ये तो कहूंगा बेटा पिछली क्लास पढ़ कर आओ, और तो कुछ नहीं कह सकता, है ना। जो बच्चा हर एक क्लास को रिवाइज करते हुए आगे चलता है, उसके मन में कभी कोई संशय नहीं आता, उसका डाउट ही खत्म हो जाता है, क्यों, हर एक चीज सीक्वेंस में तो पढ़ाई जा रही है बेटा, समझ ले, तो वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित सोनी वाली सर ऑल आंसर्स आर करेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, लो भाई, तो भाई जो पढ़ता आ रहा है ना पिछली क्लास उसको दिक्कत नहीं है, और जो नहीं पढ़ पा रहा है हो सकता है कोई कारण हो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां मैं आपकी मदद नहीं कर पाता बेटा, और मुझे नहीं बुरा लगता बेटा कभी भी चीज के बारे में, बुरा क्यों मानूंगा मेरे बच्चे आपका। चलिए भाई अब एक शब्द और समझाता हूं, नियर। ये शब्द है भाई, इनको ध्यान से पढ़ लोगे ना तो बार समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, जब हम इस नियर की बात कर रहे हैं तो नियर बड़ा खतरनाक शब्द है। नियर अपने आप में एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है, आप इसी लिखे हुए शब्द को प्रेपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं, खतरनाक शब्द है भाई ये। जबकि नियरली सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब की तरह यूज होता है, जिसकी हिंदी में बताऊंगा पहले आपको, लगभग, यानी कि इसकी हिंदी से अंग्रेजी हमें समझ में आ गई, अप्रोक्सीमेटली, क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली, इसे आप अंग्रेजी में कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या होता है बेटा, बेटा विनीत पढ़ लो प्लीज, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, ठीक है भाई। तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है जब आप किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। अब भाई नियर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है किसी चीज के, हिंदी में बता देता हूं इसकी, नजदीक, ठीक है ना, है ना, ओके, ठीक है, शाबाश। चलो बेटा तीनों के आंसर एक बार बना के दिखाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाओ 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 फटाफट से। राहुल वेंट द पोंड, यहां पर आपने कैसे यूज किया है, उसका जाना, पोंड को आपस में रिलेट किया है, ये तो आप समझ ही गए हैं, नियर लगाएंगे, ये प्रेपोजिशन हो गई, ठीक है ना जी। द स्नेक वाज डेड, लगभग मृत है, तो लगभग के अनुमान को बताने के लिए आप नियरली का प्रयोग करेंगे। डेड अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो गई। प्लीज कम, सिर्फ इस वर्ब को समझाने के लिए हम एडवर्ब का यूज कर लेंगे, तो ठीक है जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। शाबाश पूजा, भूपेंद्र, शुभम, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश सोनी साहब, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये डेड शब्द के बारे में भी बता ही देता हूं, चलो आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। जब डेड की हम बात कर रहे हैं, तो डेड और एक इसी का बिगड़ा भाई है डेडली, इन दोनों का फर्क पूछ लेता है भाई पेपर वाला आपसे। डेड अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मृत, ठीक है ना जी। मृत का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अब ताकत नहीं बची, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहते हैं ना एनर्जी लेस, जिसको हम अगर कहना चाहें तो एनर्जी लेस। डेडली अपने आप में सिर्फ एक एडवर्ब होता है, डेडली का मतलब समझ में क्या आता है, फुल ऑफ डेंजर, ये भी अपने में एडजेक्टिव ही है, फुल ऑफ डेंजर, यानी कि डेंजरस भी जिसे कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब इनके एग्जांपल आपके सामने कहता हूं। बेटा आंसर्स बना के दिखाओ, चलो चलो चलो, आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से, शाबाश, बनाओ बनाओ आंसर्स बनाओ।
बस बेटा ये सारी कंफ्यूजन यही इन्हीं शब्दों के साथ है, अब खत्म कर देंगे इस एरिया को, फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे बेटा आंसर? चलो चलो मेरे साथ मिलकर सीखो बेटा। वी फाउंड द डॉग, हमें डॉग कैसा मिला? आप कहेंगे सर मृत कह देना ज्यादा सेंसिबल है, यहाँ डेड अपने आप में एडजेक्टिव है, क्वालिफाई कर रहा है ये इस लिखे हुए नाउन को, ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो आप लोगों को एडजेक्टिव में बताया गया है। ठीक है, लाइव और लाइवली का भी बता दीजिए। लाइव और लाइवली में क्या फर्क है यार? लाइव अपने आप में वर्ब है, रहना, जिसका मतलब होता है आई लिव इन दिल्ली। शुभम भाई आई लिव इन दिल्ली। लाइव अपने आप में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट। लाइव अपने आप में प्रेजेंट की तरह यूज होता है, द मैच इज लाइव। जैसे ही आप लाइवली की बात कर रहे हैं तो लाइवली भी अपने आप में एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हैप्पी, खुश। मैं अगर आपके सामने कहता हूं ही इज अ लाइवली पर्सन, ही इज अ लाइवली पर्सन, यानी कि वह इंसान दिल खुश है। ठीक है, बात समझ रहे? वह मतलब दिल खुश इंसान है। किट्टू भाई कह रहे हैं आज आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ? बता दो भाई, मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रुक रुक के पढ़ाऊंगा बिल्कुल। अब ये समझ आ गया ना बेटा? फाइन, इनको लिख लेना, मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद। व्हाट अ ब्लैंक कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन है? मरा हुआ कॉम्बिनेशन है, फुल ऑफ डेंजर है। आप कहोगे सर खतरे से भरे हैं ये दोनों खिलाड़ी, अगर उतर जाए तो मैच को खा जाते हैं, तो आप कहेंगे सर डेडली हो गया हमारे सामने। माय फोन इज डेड, इसका मतलब क्या है? अब मेरे फोन में एनर्जी नहीं, पावर बैंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं तेज पढ़ा रहा हूं भाई, किट्टू भाई शिकायत कर रहे हैं, आप जितना फास्ट पढ़ा रहे हो। फास्ट नहीं पढ़ा रहा बेटा, छोटे छोटे शब्द, मैंने सोचा ज्यादा कुछ लॉजिकल बात है नहीं, तो थोड़ा स्पीड से ही देख लेते हैं। फ्री का मतलब क्या होता है अब मैं समझाता जाऊंगा बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना। फ्री अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है विदाउट पेमेंट या फिर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह की कोई बाधा नहीं। ठीक है जी, है कि नहीं? फ्रीली अपने आप में सिर्फ एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? बिना मदद के, बिना मदद के। ठीक है भाई, ओके फाइन बेटा। अगला सवाल हमारे सामने वुमनिश है, वुमनली है। अब मैं पहले इनके फर्क बताऊंगा, फिर क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आप इनमें फिट करना। वुमनिश अपने आप में नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला शब्द है, ठीक है ना। और वुमनिश का मतलब होता है औरत जैसा, औरत की तरह दिखने वाला। ठीक है जी। अगर हम वुमनली की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंस और जिसका मतलब होता है दया भरा। ठीक है ना जी, अंग्रेजी में अगर हम इसके अर्थ को कहें तो काइंड। ठीक है, ओके। डाइड अपने आप में सूरज भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गलत चलेगी बेटा। डाई सेकंड फॉर्म डाइड है, थर्ड फॉर्म डाइड है, ठीक है ना। ये हमारी V1, ये हमारी V2, ये V3। इसका अगर डाई का एडजेक्टिव हमें बनाना है तो एडजेक्टिव डेड होता है। फिर से समझो बेटा, मैंने आपके सामने कहा प्रूव, सेकंड फॉर्म प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म प्रूव्ड, लेकिन अगर इसी प्रूव से मुझे एडजेक्टिव निकालना है तो हम उसको लिखते हैं प्रूवन। फिर से समझो, मैंने आपके सामने लिखा है, एक बार इनको लिख लेना बेटा अलग से। शो सेकंड फॉर्म होती है शोड, थर्ड फॉर्म होती है शोड, लेकिन अगर इसी शो का मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो मैं कहूंगा क्या चीज? शोन। ठीक है बेटा, एडजेक्टिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई। चाइल्डली, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश। चाइल्डली अपने आप में हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है जिसका मतलब होता है इनोसेंट। ठीक है, हिंदी में अगर हम कहें तो मासूम हो गया। ठीक है बेटा, चाइल्ड लाइक अपने आप में पॉजिटिव सेंस होती है, इसका मतलब होता है कोई बच्चे जैसा दिखता है। इसको हम हिंदी से अंग्रेजी में लाएंगे तो आप कहेंगे अपीयरेंस लाइक अ चाइल्ड। ठीक है ना, यानी कि जो दिखने में बच्चे जैसा हो, दिखने में बच्चे जैसा हो। ठीक है ना, बच्चे जैसा हिंदी लिख देता हूं बेटा, ज्यादा जल्दी तो नहीं बता रहा किट्टू भाई। ये दोनों शब्द एक ही तरह से यूज हो सकते हैं क्योंकि मासूम दिखता बच्चे जैसा है और जो बच्चे जैसा दिखता है वो मासूम होता है। ये दोनों शब्द आपस में रिप्लेसेबल होते हैं, दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। चाइल्डिश शब्द थोड़ा खतरनाक है, ये अपने आप में नेगेटिव है, इसका मतलब होता है सिली, इसका मतलब होता है मूर्ख। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये सारे शब्द क्या हैं अब मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा। ये भी अपने आप में शब्द एडजेक्टिव है, ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है, ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है, ये सारे ही शब्द अपने आप में एडजेक्टिव हैं। ठीक है बेटा, करेक्ट है? ठीक है बंदर, ये सारे पढ़ने वाली चीजें हैं, दो तीन बार पढ़ लोगे याद हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है? अब ये भाई ने पूछ लिया, देखो कितनी अच्छी बात पूछी है, इन दोनों का फर्क पता चल गया। अगर आपसे कोई पूछे कल को कि प्रूव्ड और प्रूवन में क्या फर्क है, कहना प्रूवन एडजेक्टिव है, प्रूव्ड एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है ना। अब उदाहरण बना दो इस चीज का, जैसे मैंने कहा आई हैव रेड द प्रूव्ड या फिर प्रूवन थियरीज। बता बेटा इसमें क्या आंसर लिखाओगे, बताना मुझे फटाफट से, लिख दिखाओ फटाफट से। दे फॉलोड द शोड शोन पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है बेटा दिव्य ज्ञान, एनलाइटनमेंट। बताओ बेटा, अब थोड़ा सा मिक्स हो गया है, यहाँ थोड़ी जगह कम थी, सब कुछ मिक्स हो गया है, तो प्लीज उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। जब आप अपनी नोट्स बनाए तो इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं मिटा रहा हूँ आपके लिए, दोनों के आंसर्स बना के दिखाओ। चलो आदित्य बेटा, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे सर? आई हैव रेड द प्रूव्ड या प्रूवन थीरीज। सर नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, प्रूवन कर देंगे। उन्होंने फॉलो किया है किस रास्ते को जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करे, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो शोड नहीं शोन का हम प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल। ठीक है। अब सुमित भाई पहले क्वेश्चन में प्रूव क्यों लगा दिया बेटा? नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करना है, गलत बात है भाई। चलिए बेटा, करेक्ट होगी बातचीत, है ना। अब इनको लेकर मैं कुछ एक सवाल अगले पेज पर आपके लिए लिखूंगा, देखो कितना आपको याद है। यू कैन ऑपरेट दिस मशीन freely. You can have this bag freely. The police must have womanish, womanly attitude towards common man. यहाँ common man का मतलब आम इंसान है, मर्द मत सोच लेना, आम इंसान है। ठीक है भाई, we like her। भाई चाइल्ड वाले शब्दों में से एक भरना है। ठीक है, चलो बेटा पांचों सेंटेंसेस बनाकर दिखाओ फटाफट से।
बनाओ बेटा आंसर्स। पहला सवाल, यू कैन ऑपरेट दिस मशीन, आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो, बिना किसी सहारे के आप इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस बैग को ले सकते हैं बिना कुछ चार्ज पैसा दिए, तो फ्री लगाएंगे, हटाओ इसको। द पुलिस मस्ट हैव, पुलिस का कैसा व्यवहार होना चाहिए आम इंसान की तरफ, आप कहेंगे दया भरा होना चाहिए, वुमनली। अगर वुमनिश हमें कह दिया ना तो वुमनिश का मतलब तो नॉनसेंस हो जाएगा, हमें ये समझ में आएगा कि पुलिस देखने में ऐसी लगनी चाहिए कि वो क्या है, देखने में ऐसी लगनी चाहिए कि वो औरतें हैं, गलत हो जाएगा, इसका मीनिंग नॉनसेंस हो जाएगा। हमें पसंद है क्या उसका बिहेवियर, तो आप यहां पर चाहे चाइल्डली कह दो, ठीक है, या फिर यहां पर आप कह दो क्या चीज, चाइल्ड लाइक, जो बच्चे जैसा दिखता है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उम्र में वो बड़े होते हैं लेकिन उनका व्यवहार मासूम होता है, बच्चों जैसा होता है, उनकी मुस्कुराहट बच्चे जैसी होती है ना। कोई भी पसंद नहीं करता तो डेफिनेटली नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या कह दिया, चाइल्डिश कह दिया, ठीक है भाई। ओके बेटा, आज बेटा आज थोड़ी सी कसरत ज्यादा करा देते हैं। दो शब्द हमारे सामने है, एक एट प्रेजेंट और एक प्रेजेंटली, ठीक है ना। थोड़ी सी कसरत ज्यादा होगी भाई, ठीक है, लिखने का काम थोड़ा ज्यादा होगा, कोई भाई नाराज मत होना, ठीक है ना। मोदी इज वर्किंग डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेटिकली, ठीक है जी। चलो, दो ही सवालों में आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैं इनका मीनिंग आपको समझाता हूं। एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली, ये दोनों के दोनों अपने आप में कुछ और नहीं है, एडवर्ब ही है, ठीक है ना जी। एट प्रेजेंट का मतलब होता है नाउ, ठीक है ना जी, ये हमेशा अर्थ बताने की कोशिश करता है प्रेजेंट का। प्रेजेंटली का अर्थ निकल कर आता है सून, और सून का मतलब जो आने वाले समय में होगा, यानी कि भविष्य की जानकारी हमें देता है, करेक्ट है। एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली का तो बेसिक डिफरेंस ये आप लोगों के सामने है। अगर खाली मैं प्रेजेंट का प्रयोग करता हूं, ठीक है ना, तो खाली प्रेजेंट अपने आप में क्या है, वर्ब की तरह यूज हो सकता है, ठीक है ना, वर्ब की तरह यूज हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी को तोहफा देना, ठीक है ना, है ना, किसी को तोहफा देना या किसी चीज को पेश करना, ठीक है बेटा, है ना। आप इसी को सिर्फ एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है उपस्थित। अब बेटा इसके उदाहरण बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, इसका बाबू उदाहरण बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना सामान्य शब्द है, आप लगभग हर दिन इसके वाक्य बनाते हैं। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर आपसे कहते थे हाँ बेटे अटेंडेंस बताओ सारे बच्चे, तो आपका नाम लिया जाता है, अवंतिका, पूजा, शुभम, शबनम, आप कहते हैं प्रेजेंट मींस उपस्थित, एडजेक्टिव आप वहां पर बता रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई भी काम किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, है ना। आपने मेरे बर्थडे पर मुझे प्रेजेंट दिया, तो क्या है, गिफ्ट देना, तो ये सामान्य अर्थ है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसी शब्द को अगर नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका तोहफा देना नहीं, सिर्फ इसका अर्थ निकल कर आ जाता है तोहफा, ठीक है ना, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं। तो हर एक चीज के उदाहरण लिखना भारी काम हो जाएगा बेटा। वी नीड ई व्हीकल्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, यानी कि भविष्य में, ये भविष्य में एकदम से तो हो नहीं सकता भाई। अगर मैं आपको ये कहूं भूपेंद्र भाई कि हमारे पास ई व्हीकल्स होने चाहिए अगर पोल्यूशन कंट्रोल करना है, तो आपको सर जी एकदम से थोड़ी आ जाएंगे, भविष्य में बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों को यहां पर क्या लिखना होगा, प्रेजेंटली, ठीक है जी। और मोदी इस समय क्या काम कर रहा है, डिप्लोमेटिकली काम कर रहा है, तो आप कहेंगे एट प्रेजेंट, खत्म। ओके बेटा, पवन किसी भी चीज से याद कर लो, क्यों चिंता कर रहे हो बेटा, किसी भी चीज से याद करो, जब तक टाइम खराब नहीं करोगे इस किताब से पढ़ के अपना, तब तक थोड़ी गुरुजी की बात समझ में आएगी, ठीक है भाई। करो बेटा, मेहनत करो। अच्छा एक बात मुझे बताओ बेटा, क्या मैं आपको इस एवरी डे को अलग करके अर्थ बता चुका हूं, क्या इन दोनों को एक साथ रख के इनका फर्क बता चुका हूं, जरा मुझे बताना बेटा फटाफट से, यस या नो में आंसर मुझे बताना, क्या इनका फर्क मैं आपको बता चुका हूं, बताओ भाई जल्दी से फटाफट से। सम टाइम इकट्ठे लिखे हुए हमें नजर आए तो क्या हो, सम और टाइम दोनों अलग हो जाए तो क्या अर्थ हो जाए, सम टाइम इकट्ठे तो मिले हो लेकिन हमें इसका प्लूरल सम टाइम्स लिखा मिले तो इसका क्या अर्थ बन जाए। तीनों के अर्थ में फर्क होता है बाबू, तीनों के अर्थ में फर्क होता है, बता चुका ना, तो ठीक है, फिर इसके बारे में छेड़ने की जरूरत नहीं है। देखो अभी तीनों के फर्क को समझने का काम करेंगे हम। जब इन सम टाइम इकट्ठे मिलाकर हम लिखते हैं तो ये होता अपने आप में एडवर्ब है। क्या होता है सम टाइम जब इकट्ठे मिलाकर है, ये होता अपने आप में एडवर्ब है। जब एडवर्ब की तरह समझ में आता है तब हम इसको यूज करते हैं, जब हमें टाइम का श्योर नहीं पता कि टाइम कब हुआ, कैसे हुआ, किस समय की मैं बात कर रहा हूं। आप एक सेंटेंस कहते हैं आई मेट हिम सम टाइम इन दिल्ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस इंसान से मिला, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कब मिला, दिल्ली में मिला था, मुझे ये याद है, पता नहीं मैं पिछले साल के नवंबर में मिला था, अक्टूबर में मिला था, दिसंबर में मिला था, मेरे को टाइम सर्टेन नहीं है, मुझे ये याद नहीं है, ठीक है जी। सम और टाइम को जब आप अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना, सम और टाइम जब अलग अलग कर देते हैं तो ये टाइम अपने आप में नाउन है, ये सम इससे पहले एडजेक्टिव जिसका अर्थ कुछ हो जाता है ना, तो ये अपने आप में तो नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है ना। तो इनकी हिंदी निकल कर आती है कुछ समय, ठीक है ना जी, कुछ समय। अब इस कुछ समय का अर्थ मुझे क्या समझ में आता है बेटा, जैसे कि मैं कहता हूं आई वॉन्ट सम टाइम फॉर दिस वर्क, ठीक है ना जी, मुझे कुछ समय चाहिए इस काम के लिए। तो सम और टाइम को अगर अलग अलग हम कर देते हैं तो इसका अर्थ ऐसा बनता है। जब सम टाइम्स इकट्ठे मिलाकर प्लूरल बना दिए जाते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है किस चीज के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है ना जी। इसका अर्थ होता है क्या, ओकेजनली। बेटा एक बार सारे बच्चे ओकेजनली की स्पेलिंग लिखेंगे, इसमें सी तो डबल आता है, एस सिंगल आता है, लिख दिखाएं ओकेजनली की स्पेलिंग। आज मुझे सारे बच्चे गालियां दे रहे होंगे, पता क्यों, आज कहेंगे सर जी आपने इतना सारा लिखने का काम आज दे दिया, इतना सारा लिखना भी है, याद भी करना, पढ़ना भी, आज गुरुजी हम आपको बहुत गालियां देके सोएंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों के लिए ये भी जरूरी है, ठीक है ना। और जब आप इसको लिखते हैं ना बेटा, ध्यान रखना इसकी जो अरेंजमेंट है, इसकी अरेंजमेंट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच हम इसको टिकाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहता हूं शी समटाइम्स गो टू कमला नगर, दिल्ली में एक जगह है कमला नगर जहां पर अक्सर लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो इसकी हिंदी क्या निकल कर आ गई, इसकी हिंदी निकल कर आ गई कभी कभार वह शॉपिंग के लिए जाती है, ठीक है। तीन शब्द हैं, तीनों के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। तीन शब्द हैं, तीनों के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा जो पहला स्पेशल लिखा है ना, ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है खास। पहला स्पेशल जो लिखा है हमारे सामने, इसका अर्थ होता है खास, ठीक है भाई। समटाइम्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं तो एडवर्ब भी तो होगा बेटा, पूछने की जरूरत ही नहीं है, चौबे साहब, ठीक है। स्पेशल अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कहना चाहें तो आपने क्या कहा, स्पेशल गिफ्ट,
है ना। जैसे अगर आपने एक उदाहरण का लिंकिंग वर्ब के साथ बना देते हैं तो आपने कहा दिस प्लेस इज स्पेशल, ठीक है जी। यहाँ लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, ठीक है जी। ये हो गया था, हो गया था। ओ भाई साहब थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। हो गया था तो इसकी छुट्टी कर देते हो भाई साहब, आपने बचा दिया मेरे को, नहीं तो इसको फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने मेरी जान बचा दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ माय गॉड सांस चढ़ गई भाई बताते बताते, ठीक है। ये भी हमें अच्छे से पता चल गया है, ठीक है भाई। अब ये बताओ बेटा, इतना काफी है कि ऐसी और भी एडवर्ब्स का डिफरेंस बताऊं? बोलो लेडीज एंड लेडास, है इतना काफी है या और बताऊं ऐसी एडवर्ब्स के बारे में? बताओ, आ जाओ बेटा। काहे छोड़ दें भैया, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। कुछ पेयर होते हैं, कुछ जोड़े होते हैं, इनका ध्यान रखना। पहला जोड़ा है सेल्डम और नेवर, ठीक है जी। सेल्डम और नेवर का एक जोड़ा होता है, यानी कि कभी नहीं के बराबर, ठीक है। अगर सेल्डम के साथ हम लोग जोड़ देते हैं इफ, तो हम आगे लिख देते हैं एवर, ठीक है ना जी। अब इसी का बिगड़ा भाई एक और हमारे सामने आता है, लिटिल एडवर्ब की तरह काम करता है, लिटिल और नथिंग। या फिर अगर इफ लगा दिया जाए इनके बीच में, लिटिल इफ एनीथिंग। ये चार हमारे पेयर हैं, ठीक है। ये चार हमारे प्यारे प्यारे जुड़वा हैं। एक बार इन चारों को ध्यान से लिखकर दिखा दो फटाफट से। बताऊंगा पूजा जी, काहे चिंता कर रहे हो, बहुत सारी चीजें बतानी है भाई। इंडोर इंडोर्स का फर्क बता दिया था बेटा, ये बताओ। इंडोर इंडोर्स, आउटडोर आउटडोर्स का फर्क बता दिया था आप लोगों को, बताना बेटा जल्दी से बताओ बेटा। इंडोर इंडोर्स, आउटडोर आउटडोर्स का अर्थ फर्क बता दिया था, एक बार मुझे याद दिलाओ बेटा। नहीं बताया तो अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं। जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट ही नहीं आ रही भाई। स्पेशली का नहीं बताए थे सर, खुशी पर अपने नोट्स देखो जरा। इंडोर इंडोर्स हो गया है, सेल्डम और नेवर, ये हमारे सारे के सारे जो शब्द हैं बेटा, एक बार इनको ध्यान से देख लो। बता दिया था ना बेटा। कुछ बच्चे रिवीजन नहीं करते भाई, सारी दिक्कत तो यही है भाई। कुछ बच्चा पार्टी भाई रिवीजन नहीं करती है, सारी ही दिक्कत ये है। रिवीजन कर ले तो फिर हमारा दर्द कोई थोड़ी होगा भैया। अब इनके थोड़े मैं मीनिंग आपको बता देता हूं बेटा, इनके थोड़े से मीनिंग आपको बता देता हूं, आपके काम आएगा। देखो सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है समटाइम्स, जो आपको ऊपर बताया है उसी के आधार पर याद रखेंगे। इसका अर्थ होता है समटाइम्स, यानी कि कभी कभी, ठीक है ना। और सेल्डम और नेवर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, लगभग ना के बराबर। लिटिल और नथिंग का मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब होता है लिटिल और नथिंग का मतलब लिटिल, और इसका मतलब होता है अ लिटिल। बेटा इनके फर्क हिंदी में मुझे बताओ। अब मेरे बच्चों, सेल्डम और नेवर हमें बताने की कोशिश करता है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आसान बना दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। इसका मतलब हमें बताने का काम करता है ये क्या चीज? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा अभी हिंदी मत पूछना सर हिंदी क्या होती है फ्रीक्वेंसी की। लिटिल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, जो हमारे सामने डिग्री है, डिग्री को हम हद कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अ लिटिल का मतलब ये हमें बताने का काम करता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। चलो दो सेंटेंसेस में आंसर मुझे बताने की कोशिश करना। आंसर समाप्त कर दो, फिर उसके बाद खत्म। चलो बेटा दो ही सेंटेंसेस आप सभी के सामने हैं, दो ही सेंटेंसेस आपके सामने हैं, दो का ही आप आंसर मुझे बता दो। खुशी बाबू रिवीजन किया करो बेटा। अब आप ये कंफ्यूज हो गए कि मैंने बताया है नहीं बताया, तो देखो कितना बड़ा पाप हो गया होता ना मेरे हाथों। मैं आपको डांट देता, आपको बुरा लगता, फिर आप रूस जाते। जैसे एक लड़का है अजय, नमस्ते करने आता है, उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, उसको डांट दिया, उसका मुंह बन गया। अब वो मेरी सासू मां बन गई है, अब वो भाई मेरी सासू मां बन गई है। क्यों सासू मां बन गई है? क्योंकि उसने देख लिया, रूठो बैठे रहो मुंह फुला के, मत पढ़ो। तो ये बात बहुत अच्छी है बेटा। तो दोनों के आंसर्स बना दिया आप लोगों ने, मेरे साथ जांच लो। ही नोज ब्लैंक देयरफॉर ऑल हिज आंसर्स आर रॉन्ग। सारे आंसर्स अगर उसके गलत हैं तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी तो नहीं बताएंगे, हद बताएंगे, तो उसे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए उसके सारे आंसर्स क्या हैं? गलत हैं भाई। तो आप क्या कहोगे? ही नोज लिटिल और नथिंग, ठीक है जी। अगला सवाल है देव ब्लैंक ड्रिंक्स, ड्रिंक करता है या नहीं करता? आगे बताया देयरफॉर ही हेट्स लिकर, उसे शराब से नफरत है। जब शराब से नफरत है तो इसका मतलब क्या है? वह कभी नहीं पीता, इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसीलिए हम लोग यहां पर कहेंगे सेल्डम और नेवर। आपके इनके कॉम्बिनेशन गलत देकर दिए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। आपके पेपर में कॉम्बिनेशन गलत दिए जाते हैं, ठीक है, हाँ कि ना? ओके, मुझे लगता है आज पहले इतना सारा आपने पढ़ना है, पहले अच्छे से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा बेटा। अगली क्लास में हम एडवर्ब को लगभग लगभग कवर कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एडवर्ब हमारा बचा है, ठीक है ना। लगभग लगभग हम लोगों ने आज कहानी काफी सारी खींच दी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों की मेहनत मुझे चाहिए, ओके बेटा, थोड़ी सी आप लोगों की मुझे मेहनत चाहिए। प्लीज एक बार आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। एडवर्ब का सबसे ज्यादा रोल होता है टेंसेस में, एडवर्ब का सबसे ज्यादा रोल होता है टेंसेस में, ठीक है ना। ये सोच के चलो मेरे बच्चों, टेंसेस का अगर आपको सेंटेंस मतलब टेंसेस का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ठीक करना है तो एडवर्ब की एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर एडवर्ब की अच्छी पकड़ नहीं है तो समझ लो भाई फिर गड़बड़ है सारी। नीतीश भाई कह रहा है बजट से ज्यादा हो गया सर, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं बेटा। आज आप लोग मुझसे नाराज भी होंगे, सोचेंगे कि सर इतना सारा करवा दिया हम कैसे पढ़ेंगे याद करेंगे, मैं जानता हूं बेटा। लेकिन आपकी नाराजगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए।
ठीक है, जब आपके पास अच्छा कंटेंट होगा तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके भाई, तो ये हो गई हमारी बात। ठीक है, अगली क्लास की शुरुआत का ही मैं काम आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ही क्लास शुरू हो तो मुझे अगो, बिफोर, येट और स्टिल के बारे में याद दिलाना। अगली क्लास की शुरुआत में इनका फर्क मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मस्त रहने का है, व्यस्त रहने का। ठीक है।